वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एंजाइम्स का फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी बायोमोलिक्यूल्स में से बेसिकली होता क्या है। वो ऐसे फैक्टर, क्या वो फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पीएच की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स की बात करते हैं, या फिर उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी पे बात करते हैं कि वो किस तरह से वो बाइंड करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं। इनको हम देखेंगे। तो एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं कि एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय ए चेंज इन कंडीशंस which can alter the tertiary structure of proteins. Means enzymes are the tertiary structure of proteins. इनको कैसे वो अफेक्ट करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, और ये जब अफेक्ट होते हैं तो एक्टिविटी कैसे अफेक्ट होती है, कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर न्यूट्रल रहते हैं, ना तो वो काम कर पाते हैं एक्चुअली। ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर हैं वो हमने ले रखे हैं। पीएच ले रखा है, टेम्परेचर ले रखा है, सबस्ट्रेट्स कंसंट्रेशन ले रखी है, और द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट द एक्टिविटी। कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीएच। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, पीएच कि क्या पीएच होनी चाहिए, कौन सी कितनी पीएच पे एंजाइम जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा हमें आउटपुट आ पाती है। तो एक मैंने यहाँ पे ग्राफ शो किया है अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर हम यहाँ पे ये देखें और ये अगर वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में मैंने ले रखा है पीएच, नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोक्सिलाइंस, और यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने ले रखा है एंजाइम की एक्टिविटी। ओके, ये एंजाइम एक्टिविटी दिखा रखी है। यहाँ पे लगभग मैंने यहाँ दिखा रखा है ये कि इसका मैक्सिमम लेवल है, इसको हम ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं कि यहाँ पे जाके जो है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे एंजाइम्स। ये हम बात करना चाहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक स्केल सी बना रखी, इस पे लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको 7 और 8 पे, ये देखिए, और साथ में 8 है, यहां पे मैक्सिमम है 7 8, और यहां तक अगर माने हम यहां तक 6 पे भी, ये देखिए 7 8 और 9 से पहले अगर बात करें 8.8 तक की अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो फैक्टर ले रखा है 8.8, और यहाँ 6.5 से लेके यहाँ तक की जो रेंज है, ये मैक्सिमम शो कर रहे हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी शो कर रहे हैं। कैसे हम देखते हैं, जो पीएच होती है एंजाइम्स की, एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच, पीएच के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच। बोलता बहुत ज्यादा एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी शो करते हैं एट ऑप्टिमम लेवल। वो ऑप्टिमम लेवल मैं आपको अभी समझाऊंगा इसमें कि किस तरह से होता है। वो ऑप्टिमम लेवल क्या होता है? एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। जो ऑप्टिमम वैल्यू हम लेके यहाँ पे चलेंगे, उससे अगर हम नीचे को आते हैं, कम हो जाती है ऑप्टिमम वैल्यू, तब भी एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी डिक्रीज कर देते हैं या बिल्कुल नील हो जाती है, इनएक्टिव हो जाते हैं। और एक लेवल के बाद अगर हम बढ़ जाते हैं, ऑप्टिमम लेवल से आगे को चले जाते हैं, उस वैल्यू से आगे निकल जाते हैं, तो भी वो डिक्रीज करती है। वो हम इस ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे। कहां तक लेवल जो है हमारा बहुत ज्यादा हायर रहता है, आप देखोगे कि नॉर्मली मैंने आपको यहां दिखा रखा है 6 पे भी काफी ज्यादा एक्टिव दिखा रखा है, और 6.5 से लेके 7 तक, 7 न्यूट्रल हम मानते हैं, तो न्यूट्रल पे भी हायर लेवल दिखा रखा है। फिर 8 तक हमने दिखा रखा है कि 8 तक भी ये काफी ज्यादा, ये लेवल जो है इसका 7 और 8 के बीच में ऑप्टिमम लेवल है। और मैक्सिमम लेवल जो है यहाँ पे 8.8, यहाँ इस लाइन से मैंने
इतना अगर डिस्टेंस दिखा रखा है 9 तक, तो 8.8 जो लेवल आता है वो हायर लेवल आता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो 2 अगर लेवल है तो यहां तक जो एक्टिविटी है बाकियों की, मैक्सिमम एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो 2pH जो हायर एसिडिक है इस पे तो कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। बट अगर हम बात करें पेप्सिनोजन की इन द स्टोमक और रेनिन की बात करें तो ये जो एंजाइम्स है दे आर शोइंग इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी, दे आर मैक्सिमम एक्टिव एट 2pH, दैट इज एसिडिक pH। एसिडिक pH पे ये स्पेशली कुछ एंजाइम्स जैसे प्रोरेनिन की बात करते हैं या पेप्सिनोजन की बात करते हैं जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टोमक में, सिर्फ यहां पे इनको pH ये 2pH क्या चाहिए होती है, इनको 2 चाहिए होती है, मतलब 2pH पे दे आर शोइंग मैक्सिमम एक्टिविटी। अदरवाइज अदर एंजाइम्स आर इनएक्टिव एट दिस रेंज, दे आर द एक्टिविटी इज डिक्रीजिंग फॉर अदर एंजाइम्स। जो बाकी के एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी यहां पे कम हो जाती है। स्पेसिफिकली मैंने आपको सिर्फ स्पेशली क्या बताया कि ये पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन जो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होते हैं दे आर शोइंग इट्स हायर एक्टिविटी एट 2pH। ये स्पेशल एक्सेप्शनल केस हो गया इस तरह का। और अगर हम बात करें नॉर्मली बाकी के एंजाइम्स की, दे आर शोइंग इट्स मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल जो है 7 और 8 के बीच में आ रहा है और 8.8 मैक्सिमम यहां पे आता है। जैसे हम ये भी पेप्सिन की या ट्रिप्सिन की बात करते हैं, हम बात करते हैं ट्रिप्सिन जो एंजाइम है विच इज केम फ्रॉम द पेनक्रिया, जो पेनक्रिया से आता है, और ये इसकी अपनी एक्टिविटी जो है वो 8.8 तक दिखाते हैं। इस लेवल पे इट इज हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव होता है इस pH पे। तो और उसके बाद की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एंजाइम्स दे आर गोइंग टू डिक्रीज whenever the pH is increasing। जैसे जैसे pH इंक्रीज करती जाएगी 9 से ऊपर चलती जाएगी, they are showing their activity decreasing, एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जाएगी। ये आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा। इसीलिए जिस pH पे हायर लेवल पे ये एक्टिव होते हैं एंजाइम्स उसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं। क्लियर होगी बात। और बाकी आम किसी भी एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है जब वो एसिडिक होते हैं। स्पेसिफिकली बड़े कम एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में अपनी एक्टिविटी को शो एक्टिव करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं वो pH 2pH पे, जैसे पेप्सिनोजन की बात की मैंने। क्लियर होगी बात। ये था आपका pH की बात, जो फैक्टर pH हम बात कर रहे थे ये है। इसके बाद में आपको सेकंड आपका पॉइंट जो है वो टेम्परेचर पे डिस्कस करते हैं। वैसे ही टेम्परेचर है, यहां पे भी जो एक्टिविटी है एंजाइम्स कब अपने आप को अपनी एक्टिविटी हायर लेवल पे शो करेंगे, वो एक लेवल क्या होता है, ऑप्टिमम लेवल होता है। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं। अगर वहां से नीचे आ जाता है तो दे रिमेन इनएक्टिव। अगर टेम्परेचर लो हो जाता है एंजाइम रिमेन इनएक्टिव फॉर सम टाइम, टेम्परेरीली दे रिमेन इनएक्टिव। टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए वो इनएक्टिव हो जाएंगे और जैसे जैसे टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचेगा दे बिकम एक्टिव। और तो इसका मतलब कुछ टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो क्या करते जाएगा, एक्टिविटी बढ़ती जाएगी ना। जैसे जैसे हम उससे ज्यादा टेम्परेचर लेके जाएंगे तो टेम्परेचर क्या करता जाएगा, दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। वो एक्टिविटी उसकी लो कर देगा बिकॉज इट डीनेचर, इट ब्रेक द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स का स्ट्रक्चर है वो उसको डीनेचर कर देगा, तोड़ देगा। हायर टेम्परेचर पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और यहाँ पे स्टेटमेंट भी बताता हूँ कि क्या है ये। द लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स एंजाइम इन टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट में रखता है, whereas high temperature destroys the enzymatic activity। अगर हम हाई टेम्परेचर पे चले जाते हैं तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम एक्टिविटी को। एंड बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर, जो इसका नेचर है, प्रोटीनस है, वो डीनेचर हो जाती हैं बाय हीट की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर के। जनरली ऑल एंजाइम्स परफॉर्म बेटर एट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर हमारा है
तो वो इतना, और अदर एनिमल्स के लिए जो भी उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर पे वो एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव। तो मैं आपको यहाँ पे जो ये ग्राफ है उसके थ्रू भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा जो लेवल आ रहा है, जैसे ये अगर हम बात करें 25 की बात करें, ये देखिए 25 से 40 तक की अगर बात करूं तो मैक्सिमम लेवल आ रहा है ये 25 से ये 40। तो और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये जो लेवल है हमारा, इस पे जो ऑप्टिमम लेवल की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमम लेवल वो लेवल जहां पे एंजाइम्स बिकम एक्टिव एंड डू देयर एक्टिविटी वेरी फास्ट, तो वो टेम्परेचर शुरू हो जाता है 25 से 40 के करीब, 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऑप्टिमम लेवल 40 के नीचे आएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे ये 37, 8, 9 यहां तक। और उसके बाद जैसे हम 40 के बाद जाएंगे तो देखिए इट स्टार्ट टू डिक्रीज एट 45, स्टार्ट टू डिक्रीज एट 50, और ज्यादा कम और ज्यादा कम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, व्हाई इट बिकम लेस एक्टिव, बिकॉज इट हीट, जो टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर क्या है, बेसिकली हीट है। इट डीनेचर द प्रोटीन ऑफ द एंजाइम, प्रोटीन ऑफ एंजाइम, इसको ये डीनेचर कर देगा, मीन्स ब्रेक डाउन कर देगा, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देगा और मेक इट इनएक्टिव। इसको कैसा कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो दे कांट टू परफॉर्म देयर बेटर परफॉर्मेंस, ये परफॉर्म अपना नहीं कर पाएंगे बेटर। और जैसे ही टेम्परेचर अगर यहां से कम आता है तो अगेन दे बिकम इनएक्टिव, एज द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग दे बिकम इनएक्टिव, वाइल ये होता है कि दे रिमेन इनएक्टिव टेम्परेरली, मतलब वो इनएक्टिव रहते हैं टेम्परेरली। टेम्परेरली इनएक्टिव रहते हैं। जैसे ही टेम्परेचर एक लेवल तक पहुंचता है दे बिकम एक्टिव एंड डू देयर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस। दैट इज नोन एज ऑप्टिमम लेवल, हायर लेवल, एट दैट लेवल वेयर दे डू बेटर परफॉर्मेंस, जहां पे वो अपनी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा अच्छे से, टेम्परेचर का, एंजाइम एक्टिविटी किस तरह से बढ़ती है, कैसे कम होती है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है वो क्यों कम हो जाती है, क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं, टोटली काम नहीं कर पाते, ये उसका कारण है। क्लियर? नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं सबस्ट्रेट्स कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। बहुत सिंपल है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, इनिशियली क्या होगा, शुरू में एंजाइम के साथ वो बाइंड करेगा और वो उसको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है एंजाइम। क्लियर? एंजाइम की एक्टिविटी में आपने पहले पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ। कुछ टाइम तक तो उसका जो रिएक्शन होगा वो तो फास्ट रहेगा, आफ्टर सम टाइम दैट स्लाइटली गेटिंग स्लो डाउन, स्लो हो जाएगा। स्लो होने के बाद वो एक हल्की सी कांस्टेंट लाइन पे आ जाएगा, अब वो उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता। ये क्यों होगा ऐसा, और वो फास्ट होगा तो कैसे होगा, इस पे हम बात करते हैं। लेट्स डिस्कस इट विद ये एक मैंने साथ में आपको ग्राफ भी बनाया है, ग्राफ से भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये ग्राफ क्या शो कर रहा है।
with the increase in substrate concentration the velocity of enzymatic reaction rises. जो पहले शुरू में वेलोसिटी होगी एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वो बढ़ेगी एट फर्स्ट. द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज ए मैक्सिमम. जो रिएक्शन एक मैक्सिमम लेवल अटेन कर लेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा, उससे आगे वो नहीं जाएगा. उसको बोलेंगे बी मैक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम लेवल, which is not exceeded any further rises in concentration of the substrate. अब हम सबस्ट्रेट को और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती भी जाएगी तो उससे ज्यादा फास्ट वेलोसिटी उसकी नहीं होगी. क्यों नहीं होगी ये हम देखेंगे. दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. होगा क्या, हम क्या करते जाएंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे और हमारे पास जो अवेलेबल एंजाइम है वो तो उतने ही है, वो थोड़ी बढ़ रहे हैं. अब उनका नंबर तो कम है, वो क्या करेंगे, जितने एंजाइम्स हमारे पास होंगे उसके साथ वो सबस्ट्रेट बाइंड करते जाएंगे. बाइंड करते जाएंगे तो रिएक्शन शुरू में, इसलिए हमने कहा था कि द रिएक्शन विल बी फास्ट, द वेलोसिटी विल बी फास्ट. और एंजाइम्स का नंबर मान लेते हैं कि हमारे पास 20 है. सबस्ट्रेट हमने शुरू में 5 लिए, फिर 10 किए, 10 के बाद वो बाइंड किए और रिएक्शन जो वो काफी फास्ट हुआ, वेलोसिटी उसकी काफी स्पीड अप हुआ रिएक्शन. फिर हमने सबस्ट्रेट 15 कर दिए, फिर हमने 20 कर दिए. तो 20 तक तो वो मैच करता रहेगा कि ठीक है, इट्स ओके. अब क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को और बढ़ा रहे हैं. तो अवेलेबल एंजाइम तो आपके पास उतने ही थे, 20 थे. आपने सबस्ट्रेट 25 कर दिए, 30 कर दिए, 35 कर दिए, 40 कर दिए. बट हैपन्स देयर आर नो फ्री एंजाइम्स हियर. यहां पे हमारे पास फ्री एंजाइम्स नहीं है. ये अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एंजाइम है एंड दिस इज इट्स साइट फॉर सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट जो है हमारे पास ये आ गया, इट गॉट फिट हियर एंड ये आ गया सबस्ट्रेट. ओके, और ये आ गया एंजाइम. इस तरह से ये प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे और प्रोडक्ट्स में मान लेते हैं कि हमें ये मिल गया, ऐसे मिल गया कोई, प्लस हमें ऐसा कोई पार्ट मिल गया, ऐसा कोई, ठीक है, प्लस हमारे पास एंजाइम. ऐसे ही हमें मिलते रहते हैं बट इसके लिए टाइम लगता है. ये सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं एंजाइम की इस तरह से, और ये हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. बट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास स्पीड की हम बात कर रहे थे शुरू में, हमने क्या किया, एक ग्राफ में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. ये मैंने लिया यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो हमारा मेन थीम है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे है. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐसे यहाँ पे लिखा है और ये हमारा जैसे एक्स एक्सिस है इस तरफ को, और ये हमारा वाई एक्सिस है. यहाँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले रखी है हमने और यहाँ हमने वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कि कितनी फास्ट. हमने ये देखा, हमने यहां तक मार्क कर दिया कि एक लिमिट तक मैक्सिमम वेलोसिटी होगी रिएक्शंस की, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा, फिर वो कांस्टेंट सा हो जाएगा. इस मैक्सिमम वेलोसिटी का हमने यहां तक ये ले रखा है ड्यूरेशन की, इतनी यहां तक मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. और हमने ये जो ग्राफ दिखाने की कोशिश करी है, एकदम से यहां पे देखिए, अगर हम जीरो की हम बात करते हैं तो हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी की लगभग जो है वो यहां से यहां तक देखें और यहां से यहां तक देखें, इसका जो हाफ वेलोसिटी है इस पे मैक्सिमम रिएक्शन हो रहा है. मैक्सिमम ये क्या रिएक्शन शो कर रहा है, मैक्सिमम रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम. ये जो शो कर रहा है ये कितने पे, हाफ ऑफ द बी मैक्स, मतलब हाफ वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी पे मैक्सिमम रिएक्शन दिखा रहा है, मैक्सिमम स्पीड दिखा रहा है सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के रिएक्ट करने की. ये
और इसके बाद आप देखोगे, यहां के बाद देखोगे तो ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ये मेरी बात समझ रहे ना आप? ये जो ग्राफ है ना, मैं यहां से ना ऐसे नहीं लेके जा रहा हूं कि डायरेक्ट ये स्पीड के साथ साथ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। इट इज स्लाइटली गोइंग टू डिक्रीज, ये डिक्रीज कर रहा है। ये देखिए, ये कितना फर्क पड़ गया। ये देखिए, ये सबस्ट्रेट हमने जितने भी डाले और रिएक्शन की अब कम हो रही है, वेलोसिटी जो अब कम हो रही है, और यहां से देखिए ये और डिक्रीज होता जाएगा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो अवेलेबिलिटी थी किसकी, एंजाइम्स की, वो तो सारी ऑक्यूपाइड होगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये कितने नंबर थे, मान लेते हैं कि ये नंबर थे 20 एंजाइम्स है हमारे पास। तो 20 के 20 एंजाइम्स ने ऑक्यूपाई कर लिया यहाँ पे विद सबस्ट्रेट्स। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको समझने के लिए कि दे आर ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट्स। शुरू में हमने देखा कि बड़ा अच्छा रिएक्शन स्पीड से चल रहा है, ये सारे के सारे दे आर ऑक्यूपाइड बाय द। अब हमारे पास और सबस्ट्रेट्स हैं। हमने क्या किया, हमने सबस्ट्रेट्स की कंसंट्रेशन को और बढ़ा दिया। हमने क्या किया, सबस्ट्रेट्स की कंसंट्रेशन को और बढ़ा दिया। हमारे पास और ज्यादा सबस्ट्रेट आ गए। ये सबस्ट्रेट्स हमारे पास और आ गए। किसके साथ बाइंड करेंगे? ये एंजाइम के साथ। वी हैव नो फ्री एंजाइम्स। यहां पे क्या है, वी हैव नो फ्री एंजाइम्स। हमारे पास फ्री एंजाइम्स नहीं है विच कैन बाइंड विद देम एंड चेंज देम इनटू प्रोडक्ट्स। सो द रिएक्शन ऑटोमेटिकली गेटिंग स्लोअर डाउन। अब रिएक्शन की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो इसीलिए जो ग्राफ है वो शिफ्ट करेगा ऐसे, और ये डिक्रीज करता जाएगा, फिर इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। यहां तक तो हमने हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी जब हम चल रहे थे तो हमने बहुत ज्यादा फास्ट से रिएक्शन किया। अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम बहुत थी, सबस्ट्रेट्स थे, दे विल बाइंड विद देम एंड डू देयर रिएक्शन। बट इसके बाद कम क्यों होता गया? उसका मतलब ये है कि वी डोंट हैव फ्री एंजाइम्स। हमारे पास फ्री एंजाइम्स नहीं है, हमारे पास फ्री साइट्स नहीं है जहां पे सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो पाए। अब इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, if we increase the concentration of substrates, what happens? No free enzymes, okay? No free enzyme to bind. The reaction will automatically getting slow down. रिएक्शन की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसीलिए ये ग्राफ जो है वो इस रेंज में जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड राइट साइड एंड गेटिंग स्लो डाउन एंड कांस्टेंट सा बन जाएगा। ये है, दिस इज सिंपली ए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक लिमिट तक तो बहुत फास्ट हो जाता है, उसके बाद बोलता कम हो जाता है। जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी से जब हाफ वेलोसिटी पे हम Bmax को जब हमने हाफ तक पहुंचाया था तो रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, और उसके बाद जब हम और ज्यादा सबस्ट्रेट यहां पे डालते गए रिएक्शन की स्पीड कम होती गई, रिएक्शन कम होता गया। क्यों होता गया? बिकॉज वी हैव लेसर नंबर ऑफ एंजाइम्स, लेसर नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट्स। If they are not binding with the enzymes, how the product can be formed? How the reaction can be occurred? No reaction will be occurred. इसीलिए रिएक्शन जो है वो आगे स्लो हो जाता है, और स्लो होते होते वो बिल्कुल कम हो जाता है। ये है, दिस इज सबस्ट्रेट्स कंसंट्रेशन। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, इसमें हम देखेंगे एंजाइम्स जो हैं दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर द केमिकल्स, फॉर सम केमिकल्स दे आर वेरी सेंसिटिव। व्हेन दीज केमिकल्स बाइंड विद द एंजाइम,
they will slows down the activity of the enzyme as well as stop the action of enzyme. एंजाइम की एक्टिविटी को बिल्कुल बंद कर देते हैं या बिल्कुल इतना कम कर देते हैं कि वो काम नहीं कर पाते हैं. दैट इज बेसिकली नोन एज इनहिबिशन. उसको क्या बोलते हैं हम? इनहिबिशन बोलते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी को जब हम बिल्कुल बंद कर देते हैं या इतना स्लो कर देते हैं कि वो काम नहीं कर पाता है. दैट इज ए केमिकल दैट विच इज बाइंडिंग विद एंजाइम एंड स्लोज डाउन द एक्शन ऑफ द enzyme as well as stop the action of enzyme. That is known as inhibition. And this chemical substance which is doing this means वो जो इसको रोक रहा है, इसकी एक्टिविटी को रोक रहा है, that is known as inhibitor. उसको क्या बोलते हैं? Inhibitor बोलते हैं. क्लियर? अब इनहिबिटर जो है वो डिफरेंट की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. कुछ क्या करते हैं, they match with the substrate, the sites of the substrates. Some are not matching. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, we are taking here the example of competitive inhibitor. इसका मतलब ये हुआ कि जो इनहिबिटर है वो कहीं ना कहीं compete कर रहा है. तो compete किसके साथ करेगा? एंजाइम के साथ. कौन ऐसा सब्सटेंस है जो बाइंड करता है? एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और वो उसकी रिएक्शन की स्पीड अप करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. तो यहां पे सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा कौन? इनहिबिटर. ए केमिकल सब्सटेंस which is acting here as an inhibitor that is competing with the substance of substrate. जो substrate है उसके साथ वो compete करेगा. Chemical substance means inhibitor that closely resemble with the substrate in its molecular structure. जो उसका molecular structure है उसका मैक्सिमम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो वो सिमिलर लगता है, कहीं भी आइडिया नहीं लगता है कि कहां से ये थोड़ा सा डिसिमिलर है. एंड इट गेट्स बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड ब्लॉक इट्स साइट. उसकी साइट्स को वो ब्लॉक कर देगा और उसको काम नहीं करने देगा. इट मींस दे आर कंपीटिंग हियर विद द सबस्ट्रेट. उसके साथ वो कंपीट कर रहा है, उसको काम नहीं करने देता है. एंड such substances are known as competitive inhibitor due to its close structural similarity. जिसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका क्लोजली वो सिमिलर होता है विद सबस्ट्रेट. सो इट बाइंड विद एंजाइम एंड नॉट अलाउ टू बाइंड इट विद द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट्स को बाइंड नहीं करने देता और खुद इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर जाता है. एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिकली मैंने दिखाने की कोशिश करी है. दिस इज एंजाइम एंड दिस इज एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम. ये सिंपली हमने एक एंजाइम दे रखा है, इसकी एक्टिव साइट दिखा रखी है. इसकी एक्टिव साइट के साथ फिट होने के लिए, टाइटली फिट होने के लिए ये जो है वो सबस्ट्रेट दे रखा है यहाँ पे. बट इसी की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक्वायर कर रहा है इनहिबिटर. ये इनहिबिटर है. दिस इनहिबिटर गेटिंग बाइंड विद दिस एंजाइम हियर. एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देगा, EI कॉम्प्लेक्स बना देगा ये. दिस EI कॉम्प्लेक्स when it forms it will not allow the substrate molecule to bind it with their active site of the enzyme. जब इसके साथ बाइंड नहीं करने देगा इसको, no reaction will be there, no product will be there. This will inhibit the action of the enzyme. ये आपको मैंने यहां दिखा रखा है और आपकी NCERT में एक एग्जाम्पल ले रखा है. वो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं. देखिए आपने अगर इसका आप आगे पढ़ोगे, रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, सिट्रिक एसिड साइकिल आता है, क्रेब्स साइकिल एक आता है. उस क्रेब्स साइकिल में यहां पे ये जो है ये सक्सीनेट है. ये क्या है? दिस इज सक्सीनेट. सक्सीनेट एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. कार्बन 4 होते हैं इसमें, 1 2 3 4 CH2 एंड 2 इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप यहां पे लग रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप यहां पे लगे हुए हैं. एंड दे विल बी इट दिस सक्सीनेट विल बाइंड विद सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज. सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ ये बाइंड करेगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म
दिस इज नोन एज फ्यूमेरेट। ये क्या बन गया? सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट dehydrogenase. When it bind it with सक्सिनेट is bind with सक्सिनेट dehydrogenase, it will dehydrogenase का मतलब है कि हाइड्रोजन बाहर निकालना। ये क्या कर देता है? यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और ये चेंज कर देता है फ्यूमेरेट में। ये भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा। अब क्या होता है कि सक्सिनेट की तरह ही यहाँ पे एक और हमारे पास स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज मेलोनेट। क्या? मेलोनेट। ये दिस इज नोन एज मेलोनेट। इट विल बाइंड हेयर विद सक्सिनेट dehydrogenase। देखिए सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, सिर्फ एक CH2 ग्रुप है, ये कम है। बाकी बाहर से अगर मॉलिक्यूलरली देखना हो तो वो बिल्कुल सिमिलर लगेगा। मेलोनेट क्या करेगा? इट विल बाइंड विद सक्सिनेट dehydrogenase। जब ये इसके साथ बाइंड कर देगा, नो फ्यूमेरेट विल बी फॉर्म्ड। कोई आउटपुट यहां पे नहीं बनेगी, मींस नो रिएक्शन विल बी देयर। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। और इसके ही ब्याह पे पैथोजेंस के अगेंस्ट हम जो सल्फर ड्रग यूज करते हैं, वो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह से हम करते हैं। आई होप कि ये तो आपको पता लग गया क्लियरली। ये एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल में हमने लिया है सक्सिनेट, जो क्रेब्स साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सिनेट से कन्वर्सन होती है फ्यूमेरेट में विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट dehydrogenase। तो ये तो सिंपली ऐसे कन्वर्ट करता है, बट इसकी सक्सिनेट dehydrogenase की साइट पे जब सिमिलर स्ट्रक्चर बाइंड कर देगा तो इसका एक्शन ये फ्यूमेरेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा इसको। तो वो क्या करता है? मेलोनेट करता है। मेलोनेट सिमिलर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके साथ बाइंड कर जाता है और नो रिएक्शन विल बी देयर। कोई रिएक्शन यहां पे नहीं होने देता। ओके, क्लियर पता लग गया आपको? एक पैथोजन का एग्जांपल है, वो मैं आपको वहां पे बता देता हूं। Such competitive inhibitors are used to control the bacterial pathogens जो डिजीज करते हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं, उनको चेक करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इनको हम यूज कर सकते हैं एज ए, इस तरह से कि किस तरह से बैक्टीरियल पैथोजन को यूज करें, चेक करें। सल्फर ड्रग्स जो यूज करते हैं, सल्फर ड्रग्स होती हैं मतलब जिनमें सल्फर मेन कंटेंट रहता है, they act as competitive inhibitor in the synthesis of folic acid। जो फॉलिक एसिड का सिंथेसिस है उसके लिए जो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करती है और उसको बनने नहीं देती बैक्टीरियल सेल्स में, और उसकी जो वॉल सिंथेसिस है वो नहीं उस पे होती, उसकी जो सिंथेसिस है वो रुक जाती है बैक्टीरिया की। दे compete with पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये जो सल्फर ड्रग की हम बात कर रहे हैं, दे compete with the पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड for active sites of the enzymes, so they cannot synthesize the folic acids, and which help to prepare synthesize the walls as well as other parts of the bacteria. In such a way they check the synthesis. This is another example of drugs which are used as competitive inhibitor. I hope कि आपको ये भी अच्छे से पता लग गया होगा। Thank you.